हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप एक्सेल यूज़ करते हो? अगर यस तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। ये वीडियो में मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि जो आपका एक्सेल का जो यूज़ है वो और आसान और बेहतरीन कर देगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं 15 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि जो आप एवरीडे यूज़ तो करते हो लेकिन आपको आसानी से कैसे यूज़ करना है वो मैं सिखाऊंगा। तो do not waste time and let's move to screen. फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि आप सम कैसे इजीली कर सकते हैं। जनरली आपको अगर किसी भी रेंज का सम करना है तो आप सम फंक्शन का यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे को स्टेट वाइज डिफरेंट रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू का टोटल चाहिए तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सम फंक्शन का यूज़ करता हूँ और रेंज सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो मेरे पास उसका टोटल आ जाता है। लेकिन जब आपके पास थोड़ी रेंज हो तो सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास जब लंबी रेंज हो तो हो सकता है कि सिलेक्शन करने में कोई गलती हो जाए। इसके लिए आप सिंपली एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, ऑल्टर इक्वल टू। जैसे ही आप ऑल्टर इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपकी जो पूरी रेंज है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी और सम का जो फंक्शन है वो भी लग जाएगा। आपको सिंपली एंटर करना है तो आपके पास का टोटल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन मैन्युअली लिखा था, उसको मैं डिलीट करके सिंपली प्रेस करता हूँ ऑल्टर इक्वल टू, तो मेरे पास वो रेंज का टोटल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं सेकंड ट्रिक आपको दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि सम और सब टोटल में क्या डिफरेंस है और सब टोटल यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे देखिए कि मेरे पास स्टेट है बहुत सारे और उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट है। अभी मेरे को सबका टोटल करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल हो गया, टोटल सम आ गया मेरा रेवेन्यू का और टोटल सम आ गया मेरा प्रॉफिट का। लेकिन अभी मेरे को ये चाहिए कि मेरे को कोई पर्टिकुलर 2 या 3 स्टेट का कितना टोटल रेवेन्यू हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है वो चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं फ़िल्टर में जाके मान लो कि मैं आंध्र प्रदेश, गोवा एंड गुजरात सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टोटल जो सम था वो जो मैंने पहले सम किया था वही का वही आ रहा है, क्योंकि उसने पूरे का पूरे रेंज का ही सम दिखा रहा है, जबकि मेरे को चाहिए सिर्फ गुजरात, आंध्र प्रदेश और गोवा का। तो ये चीज़ आपके सम में फंक्शन में हम ये नहीं कर सकते। इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा सब टोटल। अब सब टोटल कैसे यूज़ करना है और क्या फ़ायदा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं पहले फ़िल्टर निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ सब टोटल। सब टोटल में मेरे को क्या करना है, एवरेज, काउंट, मैक्स, तो मेरे को सम करना है। मैं 9 नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि जो फंक्शन का नंबर दे देता हूँ कि मेरे को सम करना है। उसके बाद कॉमा करके मैं पूरा रेफरेंस मतलब रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को ये रेंज से ये रेंज तक का सब टोटल करना है। ठीक है, एंटर दे देता हूँ। यही चीज़ मैं यहाँ पे बाजू में भी कर लेता हूँ, सब टोटल। क्या करना है मेरे को, 9 नंबर सम करना है। कौन सा रेफरेंस, जो रेफरेंस दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों का टोटल, चाहे मैं सब टोटल यूज़ करूँ या सम यूज़ करूँ, दोनों का नंबर जो टोटल है वो सेम आ गया है। अभी मैं कोई 2 या 3 स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने किया था सपोज आंध्र प्रदेश, गोवा एंड गुजरात। ओके, सी द मैजिक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम जो फंक्शन है उसने पूरे का पूरा टोटल दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं ये 3 स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो सब टोटल में मेरे को सिर्फ वो 3 स्टेट का ही रेवेन्यू या प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर इसमें से मैं कोई एक निकाल देता हूँ, मान लो मैं गोवा निकाल देता हूँ, तो उस हिसाब से और कम हो जाता है। ठीक है, तो सब टोटल यूज़ करने से आपको यही फ़ायदा है कि आप कभी भी कोई फिल्ट्रेशन यूज़ करोगे तो फिल्ट्रेशन के हिसाब से आपको टोटल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, ये ट्रिक में हम दिखेंगे कि कैसे हम लाइव पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। लाइव पिक्चर मतलब कि आपका कोई एक डेटा है, ये जो डेटा है मेरे पास, वो डेटा को मैं कॉपी करके एज ए पिक्चर मैं किसी भी सीट में पेस्ट करना चाहता हूँ। मतलब कि जहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँ कोई वो डेटा एडिट ना कर सके, वो जो डेटा है वो जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको Ctrl+C करके मैं यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाके इसको पिक्चर के हिसाब से मैं
पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है कि इसको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, वो आपके रो या कॉलम में बाइंड नहीं रहता है। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है पिक्चर का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि मान लो अगर आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसमें अगर आप कोई चेंजेस करते हो, सपोज़ कि यहाँ पे इंग्लैंड के जो पॉइंट्स है वो मैं बढ़ा के मान लो कि मैं 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये डेटा चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे ये डेटा चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो उसको एज ए पिक्चर कॉपी किया है। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर आप उसको लाइव पिक्चर के हिसाब से कॉपी करते तो आपका डेटा भी अपडेट हो जाता। जैसे कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। इसको मैं पहले वापस 6 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये पिक्चर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर से ये डेटा को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाके पिक्चर के बाजू में अगर आप देखोगे तो लिंक्ड पिक्चर का एक ऑप्शन है, जहाँ पे ऐसा एक लिंक बनाया हुआ है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास और एक डेटा आ गया, ये भी पिक्चर ही है जिसको मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे पेस्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए कि मान लो मैं इंडिया के जो पॉइंट्स है वो कर देता हूँ 14, तो जैसे ही मैंने 14 किया यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स चेंज हो गए और यहाँ पे वो कोई चेंज नहीं हुए। मान लो मैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट जो है वो बढ़ा के मैं कर देता हूँ 10, चूँकि यहाँ पे 8 है, मैं जैसे ही एंटर लगाता हूँ तो यहाँ पे कोई पॉइंट चेंज नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गए। तो ये है लाइव पिक्चर, जिसको हम लिंक पिक्चर बोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली Ctrl+C एंड पेस्ट स्पेशल में जाके लिंक पिक्चर पे क्लिक करना है। अभी हम फोर्थ ट्रिक देखेंगे, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मतलब क्या है, आप सबको पता ही होगा कि जब भी मेरा डेटा कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी फॉर्म में है उसको मेरे को अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लाना है। ठीक है, तो जनरली हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे मैं जाके पेस्ट स्पेशल में जाके उसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे ये ट्रांसपोज का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जाके उसको ट्रांसपोज पे क्लिक किया तो क्या हो गया, जो भी मेरा रो में था वो मेरे कॉलम में आ गया, स्टेट, जोन एंड डिलीवरी, और जो भी मेरा कॉलम में था गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, वो जो मेरा था वो रो में आ गया। डेटा आपका वही का वही रहेगा, लेकिन सिर्फ रो जो थे वो कॉलम में आ गए और कॉलम जो थी वो रो में आ गए। ठीक है, लेकिन जैसे अभी हमने देखा लाइव पिक्चर्स में, उसी तरह से मान लो यहाँ पे मैं कोई डेटा में चेंजेस करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये मान लो गुजरात जो है उसका जोन में कर देता हूँ 4, तो यहाँ पे ये डेटा में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो डेटा है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल ट्रांसपोज यूज़ किया है। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ लिंक ट्रांसपोज, मतलब कि मेरे को ये चाहिए कि यहाँ पे जो भी मेरा डेटा है वो डेटा में अगर मैं ओरिजिनल डेटा में कोई भी चेंजेस करता हूँ तो मेरा जो उससे कॉपी किया हुआ डेटा है उसमें भी ऑटोमेटिकली वो डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करता हूँ और सिंपली ये पूरा जितने भी एरिया जो है जिसको मेरे को ट्रांसपोज करना है उसको सिलेक्ट करके मैं एंटर दे देता हूँ। देन सी द मैजिक, यहाँ पे क्या हो गया, मेरा स्टेट, जोन और डिलीवरी जो मेरा यहाँ पे डेटा था उसी हिसाब से मेरे पास यहाँ पे ये डेटा आ गया है। ठीक है, मतलब जो रो में था वो कॉलम में और कॉलम में था वो रो में डेटा आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं जोन कर देता हूँ 1, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी ये डेटा चेंज हो गया है। सपोज यहाँ पे मैं डिलीवरी जो है उसका मैं कर देता हूँ 10,000, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा जो डेटा है वो पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये है लिंक ट्रांसपोज, मतलब कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है वही डेटा के हिसाब से आपका ये डेटा चेंज हो जाएगा। अभी फिफ्थ ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कॉलम कैसे शिफ्ट करना है। मान लो क्या होता है कि कभी कभार हम कुछ डेटा बना देते हैं और डेटा बनाने के बाद हमको महसूस होता है कि यार ये जो 3rd नंबर का जो कॉलम था वो मेरा फर्स्ट होना चाहिए था, या 8 नंबर का कॉलम जो है वो 2nd नंबर पे होना चाहिए था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपके पास 5-10 कॉलम है तो आप इजीली इसको कट पेस्ट करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास मल्टीपल
कॉलम्स है तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए सिंपल ऑप्शन है, आप जो भी कॉलम आपको शिफ्ट करना है वो कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है और एक डिवीज़न है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डिवीज़न का कॉलम है वो स्टैंडर्ड के बाजू में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये डिवीज़न के कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप अपना माउस का एरो लाओगे तो इस हिसाब से आपका 4 स्टार एरो 4 साइड एरो वाला एक कर्सर आ जाएगा, वो सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट की दबाइए। शिफ्ट की दबा के ये आप सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो आपका जो डिवीज़न कॉलम था वो वहाँ पे आ गया। फिर से मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है जो कि गलती से यहाँ पे आ गया है, मैं चाहता हूँ कि ये 2nd नंबर से मेरा 4th या 5th नंबर पे आ जाए। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल वो कॉलम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इस हिसाब से ये जो कर्सर मेरा ये आइकन जो आ जाता है वो आने के बाद मैं शिफ्ट की दबाता हूँ और इंग्लिश को यहाँ पे लेके डिवीज़न के बाजू में मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल मेरा कॉलम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये ट्रिक में हम देखेंगे कि जब आपको मल्टीपल कॉलम को सॉर्टिंग करना है, मतलब कि आगे के ट्रिक में हमने देखा कि भाई कोई एक कॉलम को आपको आगे पीछे शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट पकड़ के आप कोई भी कॉलम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मल्टीपल कॉलम्स करने हैं और आपके पास मल्टीपल मतलब कि बड़ा डेटा है तो वो एक एक कॉलम शिफ्ट करना दैट इज़ वेरी मच क्रिटिकल, है ना। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको सॉर्टिंग कर दो। अब सॉर्टिंग कैसे करेंगे, तो मान लो कि ये जो मेरे पास अभी डेटा है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, नेम है स्टूडेंट्स के और उसके स्टैंडर्ड है, डिवीज़न है, ठीक है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा पूरा डेटा है उसमें सबसे पहला मेरे को कॉलम चाहिए स्टैंडर्ड, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद नाम, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए हम मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग करेंगे और इसके लिए इजीएस्ट वे ये है कि आपको जो कॉलम जो नंबर पे चाहिए वो नंबर उस कॉलम को दे दो। जैसे कि मेरे को स्टैंडर्ड जो है वो सबसे पहला चाहिए तो मैं उसको फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, मतलब कि मेरा स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद मेरे को आना चाहिए डिवीज़न तो उसको मैं 2nd नंबर देता हूँ। उसके बाद मेरे को चाहिए नेम तो उसके बाद उसको मैं 3rd नंबर दे देता हूँ। उसके बाद मान लो मेरे को चाहिए इंग्लिश के मार्क तो उसको मैं 4 दे देता हूँ। उसके बाद मेरे को चाहिए मैथ्स तो 5, उसके बाद साइंस तो मैं उसको 6 नंबर दे देता हूँ। उसके बाद मेरे को चाहिए सपोज एसएस के मार्क तो उसको मैं दे देता हूँ 7। उसके बाद मेरे को चाहिए हिंदी के मार्क्स तो 8 एंड लास्ट में मेरे को चाहिए कंप्यूटर के मार्क्स मतलब के 9, ठीक है। अभी ये नंबर मैंने दे दिया, अब मैं इसको करूँगा सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, सॉर्ट पे जाइए, कस्टम सॉर्ट पे जाइए। जैसे ही आप कस्टम सॉर्ट पे जाओगे वो जो भी आपकी रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगी। लेकिन आप सबको पता है कि जो भी हम सॉर्टिंग करते हैं वो कॉलम वाइज, मतलब कि जो आपका जो कॉलम है उसमें जो पर्टिकुलर डेटा है मतलब टॉप टू बॉटम वो काम करता है। मतलब कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो में जो भी आपका डेटा है वो पर्टिकुलर कॉलम वाइज आपका पर्टिकुलर रो वाइज डेटा सॉर्टिंग होगा। मान लो कि यहाँ पे मेरे को अगर देखना है कि भाई इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स कितने हैं या सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, वो अगर सॉर्टिंग करना है तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को कॉलम आगे पीछे करना है। तो मेरा जो ये सॉर्टिंग जो कॉलम है उसकी जगह पे मेरे को क्या चाहिए, रो वाइज चाहिए। अगर रो वाइज करना है तो आपको सिंपल ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाके मैं इसको कर लेता हूँ लेफ्ट टू राइट। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे काम करता है। लेकिन मेरे को ऊपर से नीचे नहीं करना है, लेफ़्ट टू राइट करना है। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा, यहाँ पे कॉलम की जगह पे आ जाएगा रो, इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया है रो। अब मेरे को क्या सॉर्टिंग करना है, कौन सी रो पे सॉर्टिंग करना है, तो मेरे को रो नंबर 1 पे सॉर्टिंग करना है। क्यों? क्योंकि रो नंबर 1 में मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं। अब जो सेल वैल्यू है उसमें मेरे को क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब सबसे जो छोटा नंबर है वो मेरे को फर्स्ट चाहिए वो कॉलम, और जैसे जैसे वो नंबर इंक्रीमेंटली बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से मेरे को पूरा जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाना चाहिए। सिंपली मैं ओके करता हूँ। तो आप देखिए सिंपल मेरा जो काम था वो एक ही झटके में
मेरा पूरा काम हो गया। पहले स्टैंडर्ड आ गया, डिवीज़न, नेम, उसके बाद इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, हिंदी, कंप्यूटर वगैरह पूरे सब्जेक्ट आ गए। तो ये था मल्टीपल कॉलम सॉर्ट, मतलब कि जो मेरा मल्टीपल कॉलम था उसको मेरे को अपने हिसाब से उसका जो रेंज है वो सिलेक्ट करने के बाद उसको जो सीक्वेंस में मेरे को चाहिए था उस हिसाब से मैंने लगा दिया है। और एक ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको दिखाता हूँ मैं फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल क्या होता है, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक जो डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, जहाँ पे आईडी 18, आईडी 8, आईडी 24 करके कुछ डेटा है, और एम्प्लॉय के नाम है जिसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। ठीक है, अभी मेरे को कोई डेटा के काम के लिए ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि मेरे को ये जो डेटा है वो पूरा अलग अलग करके चाहिए। मतलब कि मेरे को जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस नंबर अलग चाहिए, जो सीक्वेंस नंबर है आईडी, और उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज मेरे को डेटा ऐसे चाहिए कि भाई एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद मेरे को चाहिए एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद मेरे को चाहिए एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, उसके बाद मेरे को चाहिए एम्प्लॉय लास्ट नेम। ठीक है, तो मेरे को इस हिसाब से चाहिए। अभी सिंपल एक तरीका क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ मैन्युअली आईडी, उसके बाद 18, उसके बाद मैं लिखता हूँ सपोज जेम्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ उसका लास्ट नेम विलाड। ठीक है, ऐसे करके मेरे को एक एक नंबर आपका मैन्युअली करना पड़ेगा। अब ये करने के लिए अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे ही अगर मैं देखूँ तो मेरे पास तकरीबन 32 नेम्स है, तो वो करते करते मेरे को 15-20 मिनट चला जाएगा, और हो सकता है कि उसमें भी मेरे को मैन्युअली टाइप करने में कुछ गड़बड़ी हो सके। इसके लिए एक सिंपल तरीका है फ्लैश फिल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। वो कैसे करेंगे, तो मान लो आपको जिस हिसाब से आपका डेटा चाहिए, कि जहाँ यहाँ पे चाहिए आपको एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नंबर आपको अलग अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज आईडी और यहाँ पे लिख देता हूँ 18। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो आप देखिए पूरे का पूरा जो है वो मेरा आईडी बन के आ गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो देखिए आपके जो भी नंबर्स है, मतलब आपने जो फर्स्ट रो में जिस हिसाब से डेटा लिखा वही का वही डेटा उसने फ्लैश फिल करके, मतलब एक्सेल ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके पूरे का पूरा डेटा आपके सामने कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आईडी 8, तो यहाँ पे आईडी और 8 अलग हो गया, आईडी 24 तो आईडी एंड 24 अलग हो गया, आईडी 23 अलग हो गया। इसी तरह से मेरे को चाहिए नाम और में दोनों को अलग करना है, मतलब जेम्स और विलाड, तो दोनों नाम को मेरे को अलग करना है। तो मैं सिंपल लिखता हूँ जेम्स और यहाँ पे उसका लिख देता हूँ विलाड। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं सिंपली कंट्रोल ई करता हूँ तो आप देखिए सबके फर्स्ट नेम आ गए, और उसी हिसाब से यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल ई करता हूँ तो सभी डेटा के जो है वो लास्ट नेम आ गए। मतलब जो काम मेरे को 15-20 मिनट में करना था वो सिर्फ मेरा आधी मिनट में हो गया। मतलब कि आपको फर्स्ट रो में एक पैटर्न बनाना है, वही पैटर्न के हिसाब से फ्लैश फिल कंट्रोल ई जब आप करोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, और फर्स्ट रो की जो आपकी पैटर्न है उसी हिसाब से आपका जो डेटा है उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने दे देगा। ये ट्रिक में हम देखेंगे कि जब आपके पास मल्टीपल रो का डेटा है और उसमें से कुछ रो ब्लैंक है, बीच में कहीं कहीं जगह पे रो ब्लैंक है और उसको आपको डिलीट करना है, तो आप कैसे करोगे। देखिए, इसके लिए या तो आप एक काम कर सकते हो, एक पर्टिकुलरली एक रो को पकड़ो और उसको सिंपली डिलीट करो। ठीक है, इस हिसाब से आप डेटा डिलीट कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल रो है, मतलब 200, 500, 1000, 2000 रो है, और उसमें से अगर इस तरह से छानना है तो वो बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो अभी इससे आसान तरीका क्या है, कि आसान तरीका सिंपल ये है कि आप कंट्रोल जी प्रेस कीजिए। कंट्रोल जी, जो भी आपका डेटा है उसमें से जो भी आपको ब्लैंक रो निकालनी है उसके लिए आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल जी। जैसे ही आप कंट्रोल जी सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक गो टू का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे नीचे एक स्पेशल का बटन है, वो स्पेशल का बटन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे ऑप्शन है
ब्लैंक, मतलब कि आपको कहाँ जाना है, तो जो भी डेटा आपका रो ब्लैंक है वो ब्लैंक रो सिलेक्ट करनी है। ओके करता हूँ तो आप देखिए जितनी भी मेरी रो ब्लैंक थी वो मेरी सिलेक्ट हो गई है। और उसके बाद सिंपल कंट्रोल की दबा के आपको दबाना है माइनस। तो जैसे ही आप माइनस दबाओगे वो आपको डिलीट के लिए पूछेगा, मतलब कि आपको क्या करना है। तो वो आपको पूछ रहा है कि भी आपको सेल शिफ्ट करना है या एंटायर रो करना है या एंटायर कॉलम करना है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रो डिलीट करना है, या तो जो मेरे जितने भी सेल जो है वो जो ब्लैंक है वो निकल जाए और पूरे के पूरे जो सेल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मैं सिंपली उसको शिफ्ट सेल्स अप करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि जो भी मेरा डेटा था उसमें से जितनी भी ब्लैंक रो थी वो सारी की सारी जो रो है वो एक साथ में डिलीट हो गई है और मेरा एग्जिस्टिंग जो डेटा था वो जैसा था वैसा एकदम परफेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, जब आपके पास कोई बड़ा सा डेटा है, वो डेटा में आपको बीच में कहीं रो या कॉलम ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो जनरली हम क्या करते हैं, मान लो कि मेरे को एसएस और कंप्यूटर के बीच में कोई एक रो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो मेरा एक कॉलम ऐड हो जाता है। ओके, मान लो कि मेरे को ये जो हिमांशु है वो हिमांशु के आगे एक रो ऐड करनी है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, जब आपको एक रो या एक कॉलम ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली राइट क्लिक करके इंसर्ट करके वो काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपको कोई मल्टीपल कॉलम ऐड करनी है, मतलब कि ये कंप्यूटर में जहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड किया है, मैं इसको आपको समझाने के लिए डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मान लो मेरे को कंप्यूटर के आगे 3 कॉलम ऐड करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके 3 बार इंसर्ट करना पड़ेगा। या तो मेरे को हिमांशु के ऊपर या तो ये शामिल के ऊपर मेरे को 2-3 रो ऐड करनी है, तो मेरे को एक एक बार सिलेक्ट कर करके मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। जब आपको मल्टीपल कॉलम या रो ऐसे ही इंसर्ट करना है तो वो टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए एक सिंपल शॉर्टकट की है कि आपको जो कोई भी कॉलम के बाजू में आपको कोई कॉलम ऐड करना है, तो वो सिंपली वो कॉलम आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसे कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप सिंपल कर सकते हो कंट्रोल स्पेस। तो वो जो कॉलम है जहाँ पे भी आपका सेल सिलेक्टेड है वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो आप देखोगे एक कॉलम ऐड हो गया। फिर से मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो दूसरा जितना भी मैं चाहूँ वो कॉलम में एक ही झटके में ऐड कर सकता हूँ। उसी हिसाब से मान लो कि शामिल के ऊपर मेरे को कोई रो ऐड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की था कंट्रोल स्पेस, और रो अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो है शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस जैसे ही आप करोगे आपका रो सिलेक्ट हो जाएगा। बस अब क्या, वही शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, तो आपका एक एक रो ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम चुटकियों में बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि जब भी आप एक्सेल में कोई डेटा ऐड करना चाहते हो, वो डेटा के आगे आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर सिंबल्स ऐड करने हैं जो कि ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है जनवरी फरवरी, वो नॉर्मली लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने सिंबल रखा था वो ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे जो मैं डे का नाम लिखा है तो वो ऑटोमेटिक आ गया। अभी ऐसे ही कोई मेरे को सिंबल ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं यहाँ पे एक डेज का कॉलम बना लेता हूँ और मेरे को कोई एक नया सिंबल ऐड करना है, तो कोई एक सेल में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट में सिंबल्स में जाके मैं सिंबल सिलेक्ट करता हूँ। मान लो कि मेरे को ये सिंबल चाहिए, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट और कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ गया। ठीक है, इसको मैं सिंपली कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और कॉपी करके मेरे को कहाँ से कहाँ तक, मान लो कि मेरे को इतनी रेंज में जो भी मैं लिखूँ उसमें वो सिंबल आना चाहिए, तो मैं रेंज सिलेक्ट करके कर लेता हूँ कंट्रोल वन मतलब फॉर्मेट सेल्स में जाके मैं करता हूँ कस्टम में जाके जनरल को हटा के मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी, मतलब जो मेरा सिंबल था वो सिंबल आ गया। उसके बाद स्पेस के बाद मैं लिख देता हूँ @ ओके, उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। अभी मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, मान लो मैं नाम लिखता हूँ हिमांशु,
तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिंबल आ गया। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मान लो गडकरी, ठीक है, तो उसके सामने आकर सिंबल आ गया। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ भाई अब्दुल कलाम, ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल आ गया। तो मतलब मैं जितने भी डेटा मैं ऐड करता जाऊँगा उसमें वो ऑटोमेटिकली सिंबल आता जाएगा। मैं चाहे कुछ भी लिखूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ EBC, तो जो भी मैं लिखूँगा उसके सामने वो सिंबल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इसे आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर्स के लिए कोई सिंबल ऐड करना है, या रेसिडेंशियल नंबर है तो आगे R ऐड करना है, या कुछ भी, ठीक है, उस हिसाब से आप सिंबल ऑटोमेटिकली वो कॉलम को फॉर्मेट करके ऐड कर सकते हैं। ये ट्रिक में हम देखेंगे हाउ टू जनरेट अ सीरीज। मतलब कि आपको मान लो कोई डेटा बनाना है जिसमें कोई आज की डेट से लेके आपको 100 दिन तक का डेटा बनाना है। मान लो आज की कोई भी मैं एक रैंडम डेट ऐड कर देता हूँ कि भी 20 जनवरी, ठीक है। अब 20 जनवरी से 100 दिन तक का डेटा चाहिए, मतलब 21, 22, 23 ऐसे करके, ठीक है। तो मैं सिंपली एक ऑप्शन क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सीरीज जनरेट होती जाएगी। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट 100 या एग्जैक्ट 150 फिगर काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे भी मैं नंबर डालूंगा और मैन्युअली मैं खिंचता जाऊँगा, ठीक है। ये अगर ये नहीं करना है तो इसके लिए ऑप्शन है जनरेटिंग अ सीरीज़। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये डेटा डाल दिया, ओके, और मेरे को क्या चाहिए कि भाई मेरे को आज से 150 दिन तक का डेट जनरेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ नंबर, सपोज 1, ओके। उसके बाद मैं होम मेन्यू में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सीरीज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे को डेटा किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेरे को जाना है, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे तो मेरा 150 तक नंबर जो है मेरा वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं सिंपली कंट्रोल होम दबा के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ये नंबर सिलेक्ट करके मैं सिंपली करता हूँ डबल क्लिक। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मेरा जो 150 नंबर तक का जो था वहाँ तक मेरा डेट जनरेट हो चुका है, मतलब कि 18 जून तक मेरा डेटा जनरेट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप डायरेक्टली सीरीज जनरेट कर सकते हो। आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से 5, 1 से 50, 1 से 15, 1 से 20, 1 से कोई भी ऑड फिगर या इवन फिगर नंबर डाल के आप सिंपली सीरीज जनरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपके पास कभी कभार कोई शीट आपके पास रेडीमेड आती है जहाँ पे बहुत सारे डेटा जो होते हैं वो रेडीमेड रहते हैं और उसमें कुछ इक्वेशंस, कुछ फंक्शंस ऑलरेडी लगाए हुए होते हैं। लेकिन आपको देखना है कि भाई कौन से कॉलम में या कौन से रो में आपने जिसने भी आपको डेटा भेजा है उसमें कौन कौन से फंक्शन या इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, वो अगर आपको एक साथ में देखना है तो आप क्या करोगे। तो आपको अगर एक एक देखना है तो आप सिंपली सिलेक्ट करोगे तो अच्छा यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे सम का फंक्शन है। सपोज़ यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सम का है, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो सपोज़ डिवीज़न यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मल्टीपल कॉलम्स जो है या तो रो में आपका कोई ना कोई इक्वेशन फंक्शंस इस्तेमाल किया गया है, वो सब आपको एक साथ देखना है। तो सिंपली आप जो टैब के ऊपर का जो की है वो और कंट्रोल की दबाइए, ठीक है। तो एक साथ आपको जितने भी आपकी शीट में जो डेटा है, जहाँ जहाँ पे भी इक्वेशन यूज़ किए गए हैं वो सिंपल आपको एक साथ में देखने को मिल जाएगा। सिंपल अगर आपको वापस उसको फिर से हाइड करना है तो वही टैब के ऊपर का जो क्वेश्चन की है वो और कंट्रोल की दबाइए, तो वो जो डेटा आपका था वो जैसे था वो वैसे का वैसा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम जनरली काफ़ी सारी शीटें हमारे बिजनेस या तो हमारा जो भी काम है उसके लिए हम बनाते हैं। वो शीट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन होती हैं और जो फंक्शंस कॉमनली कहीं से यूज़ करते हैं हम। लेकिन जब भी कभी भी वो कॉमन वैल्यू में जिससे हमने प्रोडक्ट किया है, मतलब कि मल्टीप्लाई किया है या डिवीज़न किया है या तो सम या कुछ भी जो भी हमने फंक्शंस में यूज़ किया है, वो नंबर्स अगर चेंज करना पड़ रहा है तो
वो क्या करना पड़ता है कि उसके वजह से हमको हर एक जगह पे वो नंबर चेंज करना पड़ता है। अब कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन से टेबल में मल्टीपल शीट में हमने रेफरेंस दिया है वो हमको याद नहीं रहता है, तो वो चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 6 प्रोडक्ट है। अब 6 प्रोडक्ट में हर एक जगह पे जीएसटी का रेट लगा हुआ है 12%, ठीक है। अभी मान लो कि मेरा ये तो एक छोटा सा शीट है, लेकिन जब मल्टीपल या तो बड़ी चीज़ होती है तो मान लो ये सभी प्रोडक्ट में एक ही जीएसटी का रेट लगता है, लेकिन जीएसटी का रेट चेंज हो गया है, 12 से हो गया मान लो 18% हो गया। तो अभी मैं क्या करूँ, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक को मेरे को सिलेक्ट कर करके मेरे को 18% पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर सेल में जब आपने कोई डेटा लिखा है और उसका रेफरेंस लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे मल्टीपल जगह पे है तो उसको आपको एक साथ डायनेमिकली चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने जीएसटी का जो रेट है 12% लिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो दोनों हैं उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाई जीएसटी, और उसमें मैंने अब ओरिजिनल प्राइस ऐड किया है, मतलब 112 रुपया ऐसे हो गया है, ठीक है। अभी मान लो कि मेरे ये ना करते हुए मैं कोई एक जो सेल है वहाँ पे जीएसटी का रेट मैं उसको सेट कर देता हूँ और वही रेफरेंस से मैं डेटा लेता हूँ, तो मेरा कितना इजी हो जाता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, डायनेमिकली मेरे को एक साथ सभी चेंजेस करना है कि जब जब भी मेरा जीएसटी का रेट चेंज हो जाए उस हिसाब से मैं एक ही जगह पे रेट चेंज करूँ और हर जगह पे चेंज हो जाए, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए ऑप्शन है नेम मैनेजर। मतलब कि आपका जो हर एक सेल रहता है जिसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आपका जो ये जहाँ पे ये इंटरसेक्शन होता है उसको सेल बोलते हैं। ये सेल का एक आइडेंटिफिकेशन रहता है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलरली जो सेल है उसको एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। और मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीएसटी रेट, और यहाँ पे मैं उसको जीएसटी का कोई एक रेट दे देता हूँ, भाई मान लो 12%, ठीक है। और ये जो सेल है उसको मैं सिंपली यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ जीएसटी। ओके, तो अभी जब मैं यहाँ के इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो मेरे को बी और ए का जो इंटरसेक्शन है उस हिसाब से नहीं दिखाएगा जहाँ के यहाँ पे दिखाता है A14, ठीक है। यहाँ पे B14 दिखाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे वो जीएसटी के नाम के हिसाब से वो दिखाता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू जीएसटी। ओके, मतलब कि मैंने रेफरेंस लिया है ये सेल का, सिंपल। ओके, यहाँ पे अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे जीएसटी का रेट चेंज करूँगा, मान लो इसको मैंने किया 14, तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए और टोटल प्राइस भी चेंज होना चाहिए। मैं सिंपल करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 14 और यहाँ पे टोटल प्राइस भी चेंज हो गया। अच्छा, इसको मैंने नाम दिया है जीएसटी सोच समझ के, ताकि कहीं पे भी मेरे को रेफरेंस लिखना है तो मेरे को सेल नंबर हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, ये कौन सा सेल था, तो B14 था। अब B14 मेरे को याद ना रहे, लेकिन वो सेल का मैंने एक नामकरण कर दिया ताकि मैं इजीली उसको पहचान सकूं। तो यहाँ पे हर जगह पे मैं लिख देता हूँ जीएसटी, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीएसटी, सिंपल जीएसटी। ये एक बार का एक्टिविटी है मेरा कि मान लो ये जो भी है हर जगह पे 14% आ गया, यहाँ पे मैं इसको बदल के कर देता हूँ 18, तो डायनेमिकली मेरा हर जो प्रोडक्ट है वो सब जगह पे जीएसटी मेरा चेंज हो गया। तो अभी क्या है कि मैं मेरा जो वर्कबुक है उसमें कोई भी शीट में जाके मैं सिंपली जीएसटी टाइप करूँगा तो उसका वो रेट वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे एक ब्लैंक शीट है, उसमें मैं लिखता हूँ सिंपल जीएसटी, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा 18% आ गया। इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं फिर से कोई टेबल में बनाता हूँ, मान लो ABC प्रोडक्ट करके, और उसका कोई एक रेट मेरे को डिफाइन करना है, मान लो 100 रुपये, 120 रुपये,
₹430, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर सिंपली जीएसटी रेट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी, ठीक है, तो ये जो मेरा पूरा है वो ऑटोमेटिकली किसी भी शीट में मेरा वहीं से पकड़ लेगा। अगर मैंने नेम मैनेजर में जाके यहाँ पे 18% को कर दिया 22%, ठीक है, तो यहाँ पे शीट 1 में देखिए वहाँ पे भी वो 22% हो गया। तो क्या हुआ कि मेरे को जो B14 याद रखना मुश्किल था, लेकिन मैंने उसको नाम दे दिया जीएसटी, जिसके वजह से उसने इजीली वो नाम याद रख लिया और वो नाम मेरे लिए भी याद रखना इजी है और उसको मैं डायनेमिकली कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेम मैनेजर। अब मान लो कि आपको ये रेट अगर आपको ये नाम अगर कभी भी चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर्मूलाज में जाके यहाँ पे नेम मैनेजर का ऑप्शन है, नेम मैनेजर में जाके आप ये नाम को डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करके GST1, GST2 या GST 12% वॉटेवर जो भी नाम आपको लिखना है वो आप नाम चेंज कर सकते हैं, या तो इसको सिंपली डिलीट करना है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक बार हमारे पास बहुत सारा जो डेटा आता है, कहीं से हमने जो डंप डेटा लिया हुआ है वो डेटा में बहुत सारी एरर्स होती है। मतलब कि यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे एक नाम है निमेश, तो वहाँ पे देखोगे तो आगे स्पेस है, यहाँ पे सा जो है वो अनइवन है, मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए उसकी जगह पे सेकंड कैरेक्टर कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा नाम है हिमांशु, तो हिमांशु में पीछे बहुत सारी स्पेस है, और कल्याणी जो नाम लिखा है वहाँ पे आगे बहुत सारी स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा अनइवन है। अब ये अनइवन को अगर आपको स्पेस निकालनी है, क्योंकि ये स्पेस आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी अगर नंबर्स वगैरह रहेगा या कोई भी आपको वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, या एक्स लुकअप यूज़ करना है, तो वो केस में क्या होगा कि आपका नाम भले ही स्पेलिंग दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हिमांशु के बाद में या निमेश के आगे जो स्पेस है उसके वजह से लुकअप फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। तो ये डेटा को करेक्ट करने के लिए आपके पास हम देखेंगे एक दो ऑप्शन है, दो फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें सबसे पहला है ट्रिम, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रिम सिलेक्ट करता हूँ। अभी ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जो भी नाम आपने सिलेक्ट किया है, जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है, वो टेक्स्ट से आगे पीछे जो भी अननेसेसरी स्पेस है उसको वो निकाल देगा और ट्रिम कर देगा। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ पे नाम आ गया निमेश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निमेश के आगे पीछे जो भी यहाँ पे आगे स्पेस था वो निकल गया। मैं यहाँ पे सपोज एक कॉलम का नेम दे देता हूँ, करेक्ट लास्ट नेम, ठीक है। उसी तरह से मैं ट्रिम यहाँ पे भी सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट नेम को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नाम का जो पीछे जो स्पेस था वो वगैरह निकल गया। इसको मैं सिंपली ये कर लूँगा और इसको भी कर लूँगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी आगे पीछे यहाँ पे जैसे इतल में, दारा में जो भी अनइवन स्पेस थे वो सब निकल गए। यहाँ पे कल्याणी में था वो, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा जो फंक्शन है, अभी भी जो मेरा डेटा है वो प्रॉपर नहीं है। कहीं पे कोई कैपिटल है, कहीं पे कोई स्मॉल है, ठीक है। उसको भी मेरे को करेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए दूसरा एक फंक्शन है प्रॉपर, ठीक है। मैं प्रॉपर सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी था, जैसे कि स्वाति में टी कैपिटल था जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसी कैपिटल होना चाहिए, वो हो गया। यहाँ पे निधि में एन कैपिटल होना चाहिए था, वो हो गया। ये जो तल जो लिखा हुआ था वो पूरा कैपिटल में था, वो प्रॉपर वर्डिंग में हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे करने से तो आपके बहुत सारे कॉलम बनते जाएंगे, तो ये जो दो है वो एक साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ भाई फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कॉलम फिर से बना देता हूँ लास्ट नेम, और मैं क्या करता हूँ, दोनों फंक्शन एक साथ ही यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा एक ही बार में हो जाए। ट्रिम करने के साथ साथ मेरे को इसको क्या करना है, प्रॉपर भी करना है, तो मैं प्रॉपर भी लिख देता हूँ, प्रॉपर। और यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर दे देता हूँ।
मैंने एक ब्रैकेट कम कंप्लीट किया था इसलिए वो एरर दे रहा है, उसको यस करूँगा तो वो पीछे दूसरा ब्रैकेट अपने आप लगा लेगा। यस कर लेता हूँ, देखो ये हो गया निमेश, इसको मैंने ड्रैग कर लिया। वही फंक्शन में फिर से यूज़ कर लेता हूँ ट्रिम, उसके बाद करना है मेरे को प्रॉपर भी, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट नेम सिलेक्ट किया, 2 ब्रैकेट कंप्लीट, और इसको कर दिया मैंने सिंपल यहाँ तक ड्रैग। ये तीनों को मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने 2 फंक्शन एक साथ ही किए और एक ही फंक्शन में मेरा जो ये अनइवन डेटा था वो प्रॉपरली एक अच्छे से मेरा डेटा फॉर्मेट हो गया। और अभी मैं अगर कोई भी लुकअप फंक्शन वगैरह यूज़ करना चाहूँ तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो की लास्ट ट्रिक में हम एक और क्लिपबोर्ड का फंक्शन देखेंगे जिसमें है कॉपी और पेस्ट। अभी क्या होता है कि जब आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा है, वो डेटा में से आपको 4-5 कॉलम मान लो कॉपी करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये जो डेटा है उसमें से मेरे को क्या करना है कि सपोज़ मेरे को स्टैंडर्ड चाहिए, नाम चाहिए, और उसके जो मान लो कि भी कंप्यूटर के मार्क्स हैं, ये 3 कॉलम मेरे को चाहिए शीट 1 के अंदर, मतलब कोई एक अलग से शीट में मेरे को लेके जाना है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, या तो इसको पूरा कॉपी करके वहाँ पे लेके जाऊँगा और अननेसेसरी जो कॉलम है वो डिलीट करूँगा, या तो मैं कंट्रोल-C करके वहाँ पे जाऊँगा वो शीट में और कंट्रोल-V करूँगा, फिर से यहाँ पे आऊँगा, फिर से कंट्रोल-C करूँगा, फिर से कंट्रोल-V करूँगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लिपबोर्ड में आप जितने भी कॉपी करते हैं वो डेटा एक साथ सेव रहता है। इसको शॉर्टकट में करने के लिए क्या करेंगे, मान लो मेरे को क्या क्या चाहिए, तो स्टैंडर्ड चाहिए, मैं इसको कंट्रोल-C कर लेता हूँ। उसके बाद चाहिए मेरे को नेम, उसको भी मैं कंट्रोल-C कर लेता हूँ। उसके बाद मान लो मेरे को चाहिए कंप्यूटर के मार्क्स, तो उसको भी मैं कंट्रोल-C कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ शीट 1 के अंदर, और शीट 1 के अंदर मान लो मेरे को यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम में क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन है, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिपबोर्ड ओपन करता हूँ तो आप देखिए कि जो मैंने कॉपी किया था वो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे को चाहिए उसको सिंपली पेस्ट करूँगा। मान लो कि मेरे को चाहिए पहले स्टैंडर्ड, फिर नाम और फिर कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद मेरे को बाजू के रो में चाहिए इसको, तो इसको भी मैं कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद उसके बाजू के रो में चाहिए कंप्यूटर के मार्क्स, तो उसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो सिंपली मेरा जो भी है वो डेटा इधर आ गया। तो जो भी डेटा मेरे को एक साथ चाहिए वो एक साथ भी मैं सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल-C, उसके बाद मैंने ये 2 ले लिया, कंट्रोल-C। अभी मैं शीट 1 में जाके यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाके इसको पेस्ट ऑल भी कर सकता हूँ। सो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वो डेफिनेटली आपके काम में कहीं ना कहीं यूज़फुल होगी और आपका काम और आसान बनाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहे। थैंक यू, और सदा की तरह खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।